Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों, आज मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूं अपने इस कोर्स टाइटल के साथ, जिसका शीर्षक है अप्लाइड साइकोलॉजी यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान। और इसका आज ये 20वां सत्र है, लेक्चर नंबर 20, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल साइकोलॉजी। और आज अपने इस सत्र में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूल हैं या जो फॉर्मल एजुकेशन है, उसमें किस प्रकार से मनोविज्ञान की जो सिद्धांत हैं, जो थीरीज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनका इस्तेमाल होता है, उनका उपयोग किया जाता है। किस प्रकार से शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए, किस प्रकार से जो छात्र हैं उनको एक बेहतर शिक्षा मुहैया कराने में, और साथ ही साथ किस प्रकार से टीचर्स जो शिक्षक हैं उनकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस किया जाए, और साथ ही साथ किस तरह से टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बेहतर सामंजस्य बने। इसी क्षेत्र में मनोविज्ञान अपना योगदान देता है। और शिक्षा के इस क्षेत्र में मनोविज्ञान के बहुत से सिद्धांत हैं जिनका उपयोग होता है। तो आज हम इसका एक परिचय यहाँ पर प्राप्त करेंगे, और साथ ही साथ अपने अगले सत्रों में हम इसकी और विस्तार पूर्वक चर्चा भी करेंगे। तो आज का अपना सत्र हम यहाँ शुरू करते हैं, और इसमें सर्वप्रथम हम प्रयास करेंगे ये समझने का कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या, और अगर हम उसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करें कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का कार्यक्षेत्र क्या है, देन एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल थियरीज एंड रिसर्च टू हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ टीचर्स एंड लर्नर्स बिहेव, परफॉर्म, थिंक, फील and relate to each other in various educational settings। तो जैसा कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पूर्व ही बता रहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और जो शोध इसमें होते हैं, उन सभी का इसमें उपयोग होता है। और साथ ही साथ टीचर्स किस प्रकार से एजुकेशनल सेटिंग में व्यवहार करते हैं, किस तरह से उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। लर्नर्स, यानी कि यहाँ लर्नर्स से तात्पर्य स्टूडेंट्स से है, और स्टूडेंट्स किस तरह से स्कूल सेटिंग में, क्लासरूम सेटिंग में बिहेव करते हैं, किस तरह से वो चीज़ों को ग्रहण करते हैं, यानी उसको अपने स्मृति में रखते हैं, किस तरह से उनको सीखते हैं। तो इस प्रकार की उनकी जो सभी परफॉर्मेंसेज हैं, उनको किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है, उनके सोचने के तरीके से लेकर के उनके व्यवहार करने के तरीकों को, हर एक क्षेत्र से किस प्रकार से उनको बेहतर बनाया जा सकता है, उनके इस पूरे अनुभव को, जो इनका शिक्षा का अनुभव है। तो इस प्रकार से ये मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, और इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है। और अब हम यहाँ पर एक और बात समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें किस प्रकार से उसकी शुरुआत होती है, और उसका जो ऐतिहासिक, अगर हम कहें, बैकग्राउंड क्या रहा है, किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, और कैसे ये आज इस स्तर तक पहुंचा है कि हम इसमें इस प्रोफेशनल वे में साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके शिक्षा के क्षेत्र में टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों की ही बेहतरी के लिए कार्य करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट नाम हैं यहाँ पर, कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, या हम यूँ कहें कि मनोविज्ञान के ही क्षेत्र में उन्होंने बहुत कार्य किए, और साथ ही साथ उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। तो शुरुआती बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हुए, रिसर्चर्स हुए, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से हम आधुनिक जो साइंटिफिक जो थिंकिंग है उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, और कैसे एक फॉर्मल सेटिंग में एजुकेशन को लाया जाए, इस क्षेत्र में बहुत से विचारकों ने, बहुत से स्कॉलर्स ने इस क्षेत्र में काम किया। और इसमें कुछ, अगर हम मनोविज्ञान के क्षेत्र में बात करें तो कुछ प्रमुख नाम थे, जिसमें एक जॉन डीवी थे, जो एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने
शिक्षा के क्षेत्र में ये उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा कि उन्होंने जो विद्यार्थी हैं उनको माना कि विद्यार्थी को केंद्र में रख के, यानी विद्यार्थी के हिसाब से हमें एजुकेशन को डेवलप करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें शुरुआती समय में बहुत से ऐसे स्कॉलर्स भी हुए जिन्होंने इसमें समय समय पर, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो रिसर्चेज हुई या जो अनुभव के आधार पर जो इसमें जो कार्य हुए वो ज़्यादातर शुरुआती समय में टीचर्स जो खुद उसमें इन्वॉल्व थे शिक्षा के क्षेत्र में, उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया। और बहुत से ऐसे भी लोग थे जिनको शिक्षा के महत्व का उस समय भी अंदाज़ा था और वो ये चाहते थे कि किस प्रकार से हम शिक्षा के क्षेत्र को और बेहतर बना सकें, ताकि जो ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स का फॉर्मल सेटिंग्स में, उसको हम और बेहतर बना सकें। देन हम यहाँ पर बात करते हैं जब शुरुआती दौर की, यानी अगर हम 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग की बात करें तो उस समय तक कोई विशेष पेडागोजी यानी कि टीचिंग का कोई विशेष मेथड या प्रैक्टिस उस समय तक हम कह सकते हैं कि अस्तित्व में नहीं था। और जो आज हमारे पास जो एक फॉर्मल सेटिंग है उसमें हमारे पास एक प्रॉपर पेडागोजी है, टीचिंग पेडागोजी है, उस तरह का उस समय ऐसी कोई विशिष्ट पेडागोजी या कोई टीचिंग मेथड के बारे में उस समय का जिक्र नहीं मिलता है। अमूमन जो हम कहेंगे कि जो फोकस था दैट वाज ऑन लर्निंग प्रैक्टिकल स्किल्स एंड ट्रेड्स एंड दिस वाज डन एज अप्रेंटिसेस, यानी कि जो उस समय में जो लर्निंग का जो मुख्य माध्यम था वो था अप्रेंटिस करने के माध्यम से। और अप्रेंटिस की जो विधा है उसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिससे आप इसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यदि आप कभी देखें कि कोई बिजली का मैकेनिक अगर है तो उसके साथ आप देखेंगे कि अमूमन एक हेल्पर उसके साथ रहता है जो कि उसके अप्रेंटिस के तौर पर कार्य करता है, यानी वो उसको देख करके सीखता है, उसको कार्य करते हुए देखता है, उसके सभी अनुभवों को वो सीखता है और उसकी किस प्रकार से वो अपने कार्य को कर रहा है वहाँ पर वो उसको ऑब्जर्व करके उसी प्रोसेस को वो सीखता है। यानी कि जब एक इलेक्ट्रीशियन अपने साथ जो हेल्पर को रखता है तो शुरुआती दौर में वो अगर हम देखें तो वो केवल उसको अपना बैग उठाने के लिए या अपने उपकरण उठाने के लिए ही उसका इस्तेमाल करता है। यानी कि शुरुआती दौर में जो उसका अप्रेंटिस होगा वो केवल बहुत बेसिक काम करेगा, यानी कि जो मोटे काम है जैसे उसका सामान उठाना या इक्विपमेंट्स को उठाना, और समय पड़ने पर वो जो भी इक्विपमेंट्स मांगे उन इक्विपमेंट्स को उसको पकड़ा देना या इस प्रकार से उसकी छोटी मोटी सहायता करते रहना। और इस पूरे दौरान वो कहीं ना कहीं उसको ऑब्जर्व करता रहता है कि वो किस समय कौन सा उपकरण मांगता है, किस तरह की परिस्थिति में वो कौन से उपकरण इस्तेमाल करता है और किस तरह से वो बिजली की वायर्स को हैंडल करता है, या जो स्विचेस हैं या बोर्ड्स हैं उनको किस तरह से वो उसमें पेंच लगाता है, या इस तरह के और भी तमाम जो भी कार्य वो करता है, किस तरह से वो फ्यूज़ फिट करता है या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को किस प्रकार से वो हैंडल करता है। तो इस तरह की उसकी तमाम जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उनको वहाँ पर नोटिस किया जाता है अप्रेंटिस के द्वारा, और धीरे धीरे वो इन सभी अनुभवों को करते करते देखते देखते वो कहीं ना कहीं उन सभी विधाओं में धीरे धीरे पारंगत होने लगता है। और एक ऐसा समय आता है कि उसके बाद वो इलेक्ट्रीशियन, यानी जो उसका हम कह सकते हैं एक तौर से यहाँ पे मास्टर भी है, वो कहीं ना कहीं उसको जब उसको ये अनुभव हो जाता है कि अब ये मेरा जो शिक्षक है, जो मेरा ये विद्यार्थी है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब सीख रहा है, तो वो उसको छोटे मोटे काम भी देने लगता है। यानी वो उसको कहेगा कि तुम इस बार ये पेंच कस दो या इस तरह का एक छोटा सा ये काम तुम खुद कर दो। तो इस तरह से वो उसको धीरे धीरे वो काम में भी उसको हिस्सेदारी देने लगता है। और इस तरह से एक ऐसा समय आ जाता है, वो 2 महीना हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, साल भर हो सकता है, इट ऑलवेज डिपेंड्स कि जो शिक्षक है और जो अप्रेंटिस है यहाँ पर दोनों के बीच में, यानी जो गुरु है जो सिखा रहा है और जो शिक्षक के साथ सीख रहा है यानी उसका जो अप्रेंटिस है, उन दोनों की क्वालिटीज़, उन दोनों की एम्बिशंस, उन दोनों के ग्रैस्प करने की क्षमता और एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करने का इस प्रकार की जो उनकी टेंडेंसी है, ये सभी फैक्टर्स इसमें मायने रखते हैं। बट अल्टीमेटली एक ऐसा समय आता है जब वो अप्रेंटिस उस पूरी विधा को सीख जाता है या कहीं ना कहीं वो खुद में ये उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो पारंगत हो चुका है और वो इस प्रकार के कार्य अब अपने दम पर कर सकता है या खुद से वो कर सकने में अब सक्षम है। तो इस प्रकार की उसकी सोच आने के बाद वो इंडिपेंडेंटली भी अपना काम शुरू कर देता है। तो अमूमन इस प्रकार का हम देखते हैं कि जो अप्रेंटिस की व्यवस्था थी ये बहुत
पहले के समय से चली आ रही है और इस प्रकार से जो स्किल ट्रांसफ़र की जो व्यवस्था है वो शुरू से ही ये हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि शुरुआती दौर में ऐसा क्या सबसे बड़ा जो इवेंट था या सबसे बड़ी जो घटना थी वो कौन सी थी जिसने एजुकेशनल साइकोलॉजी को आज इस मुकाम तक पहुंचने में उसको एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया, और वो था द प्रिंसिपल कैटलिस्ट फॉर चेंज वॉज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यानी कि हमारे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि शुरुआती दौर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले अगर हम थोड़ा सा उस चीज़ को समझने का प्रयास करें तो उसके पूर्व में लोगों के पास बहुत ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, या हम यूं कहें कि उनके पास इनकम के उतने साधन नहीं थे, या यूं भी कह सकते हैं कि उनको कोई खास आवश्यकता भी नहीं थी फॉर्मल एजुकेशन ग्रहण करने की या लिखने पढ़ने की, क्योंकि उनकी जो लाइफ के जो इम्पॉर्टेंट टास्क थे वो बिना एजुकेशन के भी वो आराम से कर पा रहे थे। यानी अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें या उनकी सर्वाइवल की बात करें तो उसमें कहीं पर भी एजुकेशन उतना महत्वपूर्ण रोल प्ले नहीं कर रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले। इसलिए भी कहीं ना कहीं एजुकेशन जो थी वो एक एलीट ग्रुप के पास ही रिजर्व थी, यानी केवल वही एजुकेशन के क्षेत्र में अपने बच्चों को आगे पढ़ाते थे या उनको शिक्षा के लिए बेहतर एवेन्यूज़ वो दिलवाते थे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज भी थे और उनके पास बहुत से अलग अलग सोशल सेटिंग्स की वजह से ऐसी अरेंजमेंट्स भी थी कि जिसकी वजह से उनके लिए शिक्षा ग्रहण करना काफ़ी आसान था। जबकि दूसरे जो वर्ग थे जिसमें ज़्यादातर जो पॉवर्टी के कारण या लोअर सोशल स्टेटा में जो लोग आते थे उनके लिए एजुकेशन एक बहुत ही हम कह सकते हैं दूर की कौड़ी थी और उनके लिए वो बहुत आवश्यक भी उस समय में नहीं प्रतीत होती थी। परंतु ये सब बदला, और ये बदला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव ये आया कि इसके बाद अब ऐसे कार्मिकों की ज़रूरत थी, अब ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो पढ़े लिखे हों या कम से कम कुछ विशेष जो बेसिक काम है जैसे कि लिखना या पढ़ना या रिकॉर्ड रखना या गिनती करना, इस तरह के जो कुछ कार्य हैं वो कर सकने में सक्षम हों। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ जो प्रोडक्शन बढ़ा तो उसके साथ साथ उत्पाद जब इतना बढ़ता है तो उसका रिकॉर्ड रखना, उसकी परचेज से लेकर उसकी मार्केटिंग से लेके हर एक प्रकार की एक्टिविटीज़ बढ़ी, और इसके साथ साथ लोगों की इसमें भागीदारी बढ़ी और साथ ही साथ लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ा। और इन सभी के कारण एक ऐसा समय आया कि लोगों को या इंडस्ट्रियलिस्ट को या उस समय के समाज में जो भी प्रभावशाली लोग थे उनको अब ये ज़रूरत लगने लगी कि अभी हमें शिक्षक युवाओं की ज़रूरत है या शिक्षक ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने कुछ बेसिक शिक्षा ग्रहण की हो, ताकि हम उनको अपने कार्य में, अपने इंडस्ट्रीज़ में या अपने इस पर्टिकुलर एरिया में हम उनको एम्प्लॉय कर सकें या उनको रख सकें यहाँ पर कार्य करने के लिए। तो इस प्रकार की जो एक पूरी हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो एक चेंज आया, जो सोसाइटी में एक शिफ्ट आया, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हो, चाहे वो इनकम के बढ़ने को लेकर के हो, चाहे वो एक ऐसी डिमांड आई हो कि वहाँ पर पढ़े लिखे युवकों की या ऐसे इंडिविजुअल्स की आवश्यकता हुई जो कहीं ना कहीं जिनके पास शिक्षा हो, कम से कम मूलभूत शिक्षा अवश्य हो, ताकि वो कुछ कार्य हैं उनको वो ठीक ढंग से कर सकें। तो इस प्रकार के जो बदलाव आए, और साथ ही साथ एक और जो चेंज आया विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो ये था कि बहुत सारे लोगों ने इससे बहुत अधिक धन कमाया, और कहीं ना कहीं उनके अंदर अब इस धन के आने के बाद एक फिलेंथ्रोपिस्ट, यानी कि अगर हम इसको कहें तो एक परोपकारिता की भावना भी उनके अंदर आई, और कहीं ना कहीं उनको ये लगने लगा कि नाउ दे नीड टू रिटर्न बैक टू द सोसाइटी, या अब वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि जिससे उनको नेम एंड फेम मिले। तो इस कारण से भी उन्होंने कुछ अपने निजी खर्च पर उन्होंने स्कूलों की स्थापना की, उन्होंने ऐसे संस्थानों की स्थापना की जहां पर बच्चों को शिक्षा मिल सके। तो इस प्रकार के भी उसके बाद जो इवेंट्स हैं या इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बढ़ने लगी। तो ये कहीं ना कहीं इसके मूल में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करता है। देन वी विल टॉक अबाउट द एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टुडेज पर्सपेक्टिव। आज के परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस तरह से कार्य करता है और उसका स्टेटस क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और कहीं ना कहीं अब हम ये देखते हैं कि जो शुरुआती दौर था वहाँ पर एक
नोशन था, यानी कि एक प्रकार की धारणा थी कि जो चिल्ड्रन होते हैं या बच्चे होते हैं, उनका जो माइंड है दैट इज़ लाइक अ ब्लैंक स्लेट, यानी कि एक खाली पट की तरह है जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन को भर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये उनके लिए ज़रूरी है कि उनको इंस्ट्रक्शन के माध्यम से या उनको बहुत सारी सूचनाएं उनको दी जाएं, ताकि उनका जो खाली दिमाग है या जो उनका खाली मस्तिष्क है उसमें इन सूचनाओं को भरा जा सके, या हम इसको सूचना ना कहते हुए ज्ञान भी कह सकते हैं कि उसमें ज्ञान को भरा जाना आवश्यक है। तो इस प्रकार की जो अवधारणा थी शुरुआती समय में, ये हम कह सकते हैं एग्जिस्ट करती थी इन द इनिशियल डेज। बट जैसे जैसे इस क्षेत्र में लोगों ने कार्य किया, उन्होंने रिसर्चेस की, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर अपने रिसर्चेस के आधार पर उन्होंने जो बहुत सारी न्यू फाइंडिंग्स उन्होंने देखी, ऑब्जर्व की, उसके आधार पर ये नोशन चेंज होता है आगे चल के, और इसमें कहीं ना कहीं चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात आ जाती है। इसका ये अर्थ है कि शुरुआत में जहां बात हो रही थी कि उनको केवल सूचनाएं उनको प्रदान की जाएं, यानी कि जो उनका खाली दिमाग है उसमें ज्ञान को भरा जाना आवश्यक है, लेकिन बाद में ये चीज़ आई कि ऐसा ना हो करके जो चाइल्ड है यानी जो स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है और वो इस पूरे प्रोसेस में बहुत महत्वपूर्ण उसका योगदान है या रोल है। और इसलिए उसको केंद्र में रख के, उसको ध्यान में रखते हुए हमें एजुकेशन को डिज़ाइन करना चाहिए, या जो हमारी पेडागोजी है उसको डिज़ाइन करना चाहिए। और इसी के अलावा जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो लर्निंग के जो मेथड्स हैं, या चाहे किस प्रकार से हमें जो फॉर्मल एजुकेशन का जो सेटिंग है उसको कैसा रखना चाहिए या किस प्रकार का बनाना चाहिए, इन सभी के बारे में एक पर्सपेक्टिव में चेंज आया। और ये हम कह सकते हैं कि बाद में चाइल्ड सेंट्रिक हो गया, और बाद में ये और आगे चल करके हम कहें अगर आज के समय में, तो ये डिस्कवरी बेस्ड इंटरेक्शनल लर्निंग की बात अब आती है। यानी कि यहाँ पर बच्चा जो है उसको एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाए, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड किया जाए जहाँ पर वो बच्चा बेहतर ढंग से चीज़ों को सीख सके, और वो इंटरेक्शन के माध्यम से और चीज़ों को खुद करते हुए उसको अनुभव करे और सीखे। तो इस प्रकार की हम कह सकते हैं कि एक चेंज आया है जो आज के समय में, आज के पर्सपेक्टिव में देखने को मिलता है। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने ये है कि क्या जो एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो फाइंडिंग्स हैं, जो रिसर्चेस के माध्यम से हमारे पास या हमारे सामने हैं, क्या वो वाकई में जो टीचर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल हैं। यानी कि अगर हम यूं कहें इस प्रश्न को दोबारा से फ्रेम करके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्षेत्र में जो भी रिसर्चेस के माध्यम से जो भी फाइंडिंग्स हमारे पास आती हैं, कहीं वो केवल प्योर कॉमन सेंस तो नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन चीज़ों को पहले से ही जानते हैं, तो इनके लिए इतनी सारी रिसर्चेस करना या इतने कठिन प्रयास करना या इतने रिगरस तरीके से स्टडीज़ करना क्या इतना आवश्यक है, या क्या उसका हमें कोई विशेष फ़ायदा मिल रहा है। तो अगर इस सवाल को हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये देखने योग्य है कि हमारे पास कुछ उदाहरण हैं जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो कॉमन सेंस है और जो रिसर्च के माध्यम से जो सूचना हम इकट्ठी करते हैं या जो फाइंडिंग्स हमारे पास आती हैं, उनके बीच में बहुत विशेष मूलभूत अंतर होते हैं। यानी कि अगर हम उदाहरण के तौर पर यहाँ देखें तो पहला उदाहरण है अबाउट हेल्पिंग स्टूडेंट्स। और जब हम हेल्पिंग स्टूडेंट्स इस विषय पर किसी की कॉमन सेंस यानी किसी की आम राय अगर लें यहाँ पर, तो आप ये पाएंगे कि लोगों का अमूमन ये कहना होगा कि कॉमन सेंस के अनुसार अगर किसी स्टूडेंट को हेल्प किया जाता है तो इससे उसकी शिक्षा बेहतर होगी, उसकी लर्निंग बेहतर होगी। यानी कॉमन सेंस के अनुसार हेल्पिंग स्टूडेंट्स इज गुड, यानी कि इससे उनकी लर्निंग बेहतर होगी। बट अगर हम यहां पर रिसर्च फाइंडिंग्स को देखें तो रिसर्च फाइंडिंग्स के अनुसार हमेशा किसी भी स्टूडेंट को हेल्प करना उसके लर्निंग प्रोसेस के लिए, उसके ओवरऑल कॉन्फिडेंस के लिए हमेशा लाभदायक नहीं होता है। यानी कि इट डिपेंड्स। और ये किस तरह से डिपेंड करता है कि यदि किसी छात्र को बिना उसकी मर्जी के या बिना उसकी मदद मांगे अगर उसकी मदद की जाए बार बार, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी के अंदर ये डेवलप होता है सेंस
कि वो चीज़ों को सीख नहीं पा रहा है या उसके अंदर वो पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि गुण या एबिलिटी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बार बार उसकी मदद की जा रही है, कहीं ना कहीं उसके अंदर ये फीलिंग डेवलप हो जाएगी कि वो एक कमज़ोर छात्र है, यानी कि वीक स्टूडेंट। तो इस प्रकार के जो शोध से रिजल्ट्स मिले, कहीं ना कहीं ये हमारी जो कॉमन सेंस की जो बिलीफ है कि हाँ हमें विद्यार्थियों की मदद करनी चाहिए उनके लर्निंग प्रोसेस में, तो ये इस रिसर्च के द्वारा इसमें हम देख सकते हैं कि एक अलग इसमें पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम अगले एग्जाम्पल को देखें जो कहता है कि स्किपिंग ग्रेड्स, यानी कि अक्सर ये देखा गया है कि कुछ विद्यार्थी इस प्रकार से उनकी जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो इतना बेहतर होता है या इतना हाईली डेवलप्ड होता है कि कहीं ना कहीं वो उनके पास ये मौका होता है या विकल्प होता है कि वो अपनी ग्रेड्स को स्किप कर सकते हैं, यानी वो क्लासेस को जंप कर सकते हैं। तो अगर इसमें हम कॉमन सेंस आंसर की बात करें तो कॉमन सेंस आंसर यहां पर यह होगा कि अगर उनसे सवाल किया जाए कि क्या विद्यार्थियों को अपनी ग्रेड्स स्किप करने दिया जाना चाहिए, क्या उनको यह मौका दिया जाना चाहिए, तो यहां पर कॉमन सेंस का जो रिप्लाई होगा वो ये होगा कि नो, बिकॉज अगर हम ऐसा करने देंगे तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं अपने ग्रेड से जब ऊपर की ग्रेड में जाता है तो वहां पर वो बड़े बच्चों के साथ उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी और इस वजह से उसको उसकी ही क्लास में रहने देना चाहिए। यानी एक छोटे बच्चे को अगर हम बड़ी क्लासेस में भेज देंगे तो कहीं ना कहीं उसके लिए एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट अगर हम रिसर्च फाइंडिंग्स की बात करें तो इस क्षेत्र में रिसर्च से रिलेटेड जो फाइंडिंग है वो ये कहती है कि अगेन स्किपिंग ग्रेड्स इज अ गुड ऑप्शन, बट यहां पर फिर ये डिपेंड करता है कि स्किपिंग ग्रेड जो है वो किस लेवल पर की जा रही है और क्या वो विद्यार्थी हर क्षेत्र में उतना ही बेहतर कर रहा है, यानी कि क्या वो मैथ में, साइंस में, लैंग्वेज में या किसी और जो उसकी एबिलिटी है उन सभी में क्या वो उसी प्रकार से एक समान प्रकार से बेहतर कर रहा है। तो इस प्रकार के यदि उसके विकल्प उसके उत्तर आते हैं कि हाँ वो हर क्षेत्र में बेहतर कर रहा है, देन उसको ग्रेड्स स्किप कराई जा सकती हैं। और साथ ही साथ ग्रेड स्किप कराने के साथ साथ वहाँ पर विकल्प आता है उसके जो करिकुलम वो जो पढ़ाई कर रहा है उसमें चीज़ों में उसमें एडिशनल उसके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क को ऐड करना। तो इस प्रकार से रिसर्चेस से यहाँ पर अगेन एक नया पर्सपेक्टिव, एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। देन अगला अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अगला एग्जाम्पल यहाँ पर आता है स्टूडेंट्स इन कंट्रोल, यानी कि क्या स्टूडेंट्स को हमें कंट्रोल दिया जाना चाहिए हमारे द्वारा कि वो क्या पढ़ेंगे, क्या चीज़ अध्ययन करेंगे, किस तरीके से अध्ययन करेंगे, इस पर पूरी तरह से उनका अपना कंट्रोल होना चाहिए, यानी उनको अपने तरीके से चीज़ों को सीखने की छूट दी जानी चाहिए। तो यदि ये प्रश्न हम करते हैं तो कॉमन सेंस आंसर ये होगा अमूमन जो हमें देखने को मिलेगा कि येस, चिल्ड्रंस शुड बी गिवन फुल कंट्रोल अबाउट हाउ दे अप्रोच देयर एजुकेशन, देयर लर्निंग, यानी कि वो किस प्रकार से सीखेंगे, किस प्रकार से उनकी शिक्षा आगे बढ़ेगी, इसके बारे में अगर उनको कंट्रोल दिया जाए तो ये अच्छी बात होगी। लेकिन रिसर्च में अगर इसी चीज़ को जब देखा गया तो ये पाया गया कि गिविंग फुल कंट्रोल टू स्टूडेंट्स इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। और इसका एक कारण ये है कि कई बार ये देखा गया है कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं या जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं जब उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आपको जो इच्छा हो आप वो पढ़िए, जिस तरीके से पढ़ना है उस वैसे पढ़िए, तो कहीं ना कहीं वो बार बार उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं जो उनको आसान है या वो उसमें पारंगत हो चुके हैं या उनको उस चीज़ की मास्टरी हो चुकी है, तो वो बार बार उसी को रिपीट करते हैं क्योंकि वो उन्हें आसान लगता है और वो नए टास्क या डिफ़िकल्ट टास्क की तरफ नहीं जाते हैं। तो इस वजह से कंट्रोल उनको पूरी तरह से दिया जाना उनके लिए सही नहीं होगा और उनकी न्यू लर्निंग इससे प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं वो एक ही जगह पर स्टक हो जाते हैं। तो हम ये देखते हैं इन उदाहरणों के माध्यम से कि किस प्रकार से जो कॉमन सेंस जो हमारे पास जो अप्रोच है या जो हम अमूमन मानते हैं या बिलीव करते हैं, उन सभी से हमारे पास जो सूचना प्राप्त होती है वो रिसर्चेस से कितनी अलग है। यानी कि हमारे लिए रिसर्चेस के द्वारा जो फाइंडिंग्स हमारे पास आ रही हैं वो बिल्कुल एक हम कह सकते हैं साइंटिफिक वे में एक प्रॉपर स्टडी के तहत, ऑब्जर्वेशन के तहत वो सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं और उनके लिए उनका हम यूं कह सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन या वो फाइंडिंग्स हमारे पास प्रॉपर एविडेंस के तौर पर मौजूद हैं। तो इसलिए कॉमन सेंस से
रिसर्च फाइंडिंग्स आर ऑलवेज बेटर, और रिसर्च फाइंडिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं वो हम उसको कॉमन सेंस के थ्रू उसको गैस नहीं कर सकते, यानी गैसिंग और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके हम रिसर्चेस की ज़रूरत को कम नहीं कर सकते। इसके बाद अगला जो एक और इसमें जो इम्पॉर्टेंट लॉजिक है वो है ऑब्वियस आंसर फॉलेसी, यानी कि कई बार हमें ये लगता है कि रिसर्च के द्वारा जो फाइंडिंग हमें प्राप्त हुई है कहीं ना कहीं ये हमें पहले से ही पता थी, या ये तो हमारे लिए बहुत ही ऑब्वियस था, ये तो हम पहले से ही समझ सकते थे या जान सकते थे। तो इस प्रकार की एक जो फीलिंग आ जाती है लोगों को कि वो किसी शोध की फाइंडिंग जब पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि ये तो कोई नई बात नहीं हुई, ये तो हमें पहले से इसका अंदाज़ा था, ये हमारे लिए बहुत ऑब्वियस था। लेकिन इस पर एक शोध किया गया और उस शोध में 2 ग्रुप लिए गए और उन दोनों ही ग्रुप्स को टोटल 10 फाइंडिंग्स थी, जो कि हम कह सकते हैं कि रिसर्च के आधार पर वो फाइंडिंग्स थी, और उनको 2 भाग में बांट दिया गया, यानी 5 ऐसी फाइंडिंग्स जिनको हूबहू वैसा ही प्रेजेंट किया गया और 5 उन फाइंडिंग्स को रिवर्स कर दिया गया। यानी कि यहां पर हम देखते हैं कि टोटल 10 रिसर्च फाइंडिंग्स को उन ग्रुप्स को प्रेजेंट किया गया और उसमें उनको 5 ओरिजिनली उनको प्रेजेंट की गई और 5 उनके फाइंडिंग्स को रिवर्स करके उनको बताया गया। और ऐसे में दोनों ही ग्रुप ने इस तरह की जब उनको कंडीशन दी गई तो वहाँ पर उन्होंने जो रिपोर्ट किया वो ये देखा गया कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो ओरिजिनल जो रिसर्च फाइंडिंग्स उनको बताई गई वहाँ पर भी उन्होंने 3 से 4 रिसर्च फाइंडिंग्स को कहा कि ये उनके लिए बिल्कुल ऑब्वियस सी फाइंडिंग है, यानी वो इसका अंदाज़ा पहले भी लगा सकते थे। और रिवर्स जो रिसर्च फाइंडिंग थी, उनको जो गलत रिसर्च फाइंडिंग उनको बताई गई थी, उसमें भी उन्होंने ठीक इसी प्रकार का वहाँ पर रिस्पॉन्स दिया। यानी कि हम इससे ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जब उनको ये पता चलता है कि ये रिसर्च के द्वारा ये फाइंडिंग आई है तो कहीं ना कहीं वो ये मान बैठते हैं कि इसके बारे में वो पूर्व में अवगत थे या पूर्व में ही इसका वो अंदाज़ा लगा सकते थे। तो इस प्रकार की एक भ्रांति हम कह सकते हैं या एक गलतफहमी अक्सर लोगों को हो जाती है। और इसके अलावा इसमें एक और इसी क्षेत्र में एक और प्रकार का जो हम एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि जब हम किसी भी एक्सपर्ट को कोई कार्य करते हुए देखते हैं, चाहे वो हम एक खिलाड़ी का ही देख लें उदाहरण या एक डांसर का उदाहरण देख लें, तो ये सभी जब अपने कार्य को करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको उस कार्य को करते हुए देख के हमें ये प्रतीत होता है कि ये बहुत ही ईजी टास्क है और ये तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये कितनी आसानी से इसको कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक जो गलती हम करते हैं या जो त्रुटि हम करते हैं वो ये है कि हम उस व्यक्ति को वो परफॉर्मेंस करते तो देख रहे हैं, परंतु उसके पीछे की जो उसकी प्रैक्टिस है, जो कड़ी मेहनत है, जो उसके हार्ड वर्क हैं, जो उसने लंबा समय व्यतीत किया है उस कार्य को सीखने के लिए, हम वो सब वहाँ पर मिस कर देते हैं और केवल उसका जो फाइनल रिजल्ट है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, उसको देख करके हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये तो बहुत ही आसान कार्य था और ये हम भी कर सकते थे। यानी कि जो ऑब्वियस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक गलती हम करते हैं कि उस चीज़ को हम ये मान लेते हैं कि ये तो बहुत ही सहज बुद्धि की बात थी, ये गलती हम अक्सर कर जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। और मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है दैट इज़ कोरिलेशनल स्टडीज़। और कोरिलेशनल स्टडीज़ यूजुअली हमें बताती हैं कि 2 वेरिएबल्स की जो बीच की जो रिलेशनशिप है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। और इस तरह से हम देखते हैं कि रिलेशनशिप का जब हमें पता चलता है कोरिलेशनल स्टडीज से, तो उसमें जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम फ्रॉम +1 to -1 तक मिलती है हमें, और नो कोरिलेशन की वैल्यू भी होती है दैट इज 0। यानी इफ वी फाइंड 0 then it means there is no correlation or no relationship between the variables। और अगर हमें पॉजिटिव यानी +1 मिलता है then we can say कि वेरिएबल्स जो हैं वो एक दूसरे के घटने बढ़ने के अनुसार वो भी घटते बढ़ते हैं। यानी अगर वेरिएबल a बढ़ेगा तो उसी तरह से उसी दिशा में
वेरिएबल बी भी बढ़ेगा। लेकिन जब हम नेगेटिव कोरिलेशन की बात करते हैं, यानी प्योर नेगेटिव कोरिलेशन की अगर बात करें, दैट इज -1, अगेन यहां पर हम देखते हैं कि अगर ए बढ़ता है तो बी घटेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इस प्रकार से कोरिलेशनल स्टडीज हमें यह तो समझने में सहायता करती हैं कि किस तरह से दो वेरिएबल्स आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, या वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बट यहां पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो पाता है विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशनल स्टडीज। और इसका एक उदाहरण से अगर हम समझें तो यदि हम देखें कि अगर किसी शहर में बहुत अच्छे हाउसेज हैं और वहाँ पे जो चिल्ड्रन हैं उनका जो एजुकेशनल अचीवमेंट है दैट इज वेरी हाई, तो ये दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ये हम कह सकते हैं कि कोरिलेटेड हैं, यानी कि एक दूसरे से संबंधित हैं। बट क्या बड़े घरों में रहना ही एजुकेशनल अचीवमेंट का कॉज हो सकता है? अगर हम इसका कॉज मानेंगे तो हम ये बात कोरिलेशनल स्टडी के माध्यम से नहीं कह सकते। जबकि अगर हम कॉज की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनकम को अगर हम एक कॉज माने तो इनकम एक कॉज के तौर पर देखा जा सकता है, और इनकम बड़े हाउसेस का भी कॉज हो सकता है और बेहतर एजुकेशनल अचीवमेंट का भी एक कॉज हो सकता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोरिलेशनल स्टडीज़ में हमको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलता, या उससे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो इसके बाद हमारे पास जो अगला साधन है या जो अगला मेथड है दैट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड और एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में यूजुअली मैनिपुलेशन किया जाता है वेरिएबल्स का, यानी कि आईवी जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं उसकी वैल्यूज़ को मैनिपुलेट किया जाता है, और उसका क्या इफेक्ट डीवी यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ता है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल स्टडी के माध्यम से। और यहाँ पर हम प्रयास करते हैं बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर सकते हैं उन सभी को हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, यानी कि एक कंट्रोल्ड सेटिंग में हम ये मैनिपुलेशन करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए इस तरह के जितने भी वेरिएबल्स हैं जो कि पोटेंशियली डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी को जब हम कंट्रोल करते हैं तो वो सभी कंट्रोल वेरिएबल्स के नाम से उनको हम वहाँ पर देखते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण इसमें जो बात समझने योग्य है कि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में रैंडमाइजेशन की बात होती है या रैंडम असाइनमेंट की बात होती है, यानी कि हम देखते हैं कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया है या कंट्रोल ग्रुप बनाया है तो उसमें उन पार्टिसिपेंट्स को रखे जाने की या उनके चुने जाने की जो संभावना है वो पूरी तरह से प्योरली रैंडम है। और इस तरह से कोई भी जो हमारा प्रतिभागी है, पार्टिसिपेंट है, वो किसी भी ग्रुप में किसी भी कंडीशन में सेलेक्ट हो सकता था। तो ये रैंडम असाइनमेंट जो होता है, कई बार चूंकि हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्षेत्र में जब हम स्टडीज़ करते हैं तो यहाँ पर कई बार ये संभव नहीं हो पाता है, और उसका एक प्रमुख रीज़न ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन संभव नहीं होता है। और इस कारण से जब हम मैनिपुलेशन उस लेवल पर नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं रैंडम असाइनमेंट वहाँ पर मुश्किल हो जाता है। और इस वजह से जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वो प्योरली हम उसको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ना कह करके फिर उसको हम क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी कहते हैं, यानी कि जहाँ पर रैंडम असाइनमेंट पॉसिबल नहीं होती उस कंडीशन में हम उसको क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं, और ऐसी परिस्थिति में भी हम कॉज एंड इफेक्ट इस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं। देन वी टॉक अबाउट सिंगल सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, और ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक ऐसा मेथड है जहाँ पर कि ए बी की हम बात करते हैं। तो इस मेथड के अनुसार सर्वप्रथम एक बेस लाइन तैयार की जाएगी, और इस बेस लाइन पे जो बिहेवियर है या जो बिहेवियरल टेंडेंसी है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, और इस बेस लाइन बिहेवियरल टेंडेंसी को ऑब्जर्व करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद, सम काइंड ऑफ इंटरवेंशन विल बी गिवन
यानी कि जो बी है दैट रिप्रेजेंट्स इंटरवेंशन, और ये इंटरवेंशन देने के बाद उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, उसके बिहेवियर में, उस पर्टिकुलर बिहेवियर में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, वो सभी अगेन दे विल बी रिकॉर्डेड। और इसके बाद पुनः उसको, इस इंटरवेंशन को रिमूव कर दिया जाएगा एंड द स्टूडेंट विल बी अलाउड अगेन टू परफॉर्म और टू लिव ऑन द बेस लाइन, यानी कि विदाउट इंटरवेंशन उसको फिर से रखा जाएगा और फिर वहां पर उसकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा अगेन एट थर्ड लेवल, एंड उसके बाद आफ्टर सम टाइम अगेन इंटरवेंशन विल बी इंट्रोड्यूस्ड। तो इस तरह से हमने देखा कि बेस लाइन, देन इंटरवेंशन, देन नो इंटरवेंशन एंड देन अगेन इंटरवेंशन। तो इस प्रकार की जो ये स्ट्रेटेजी है, इसके माध्यम से हम ये स्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से इस स्टडी के माध्यम से हम ये स्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं कि एक स्टूडेंट के ओवरऑल परफॉर्मेंस में इंटरवेंशन की वजह से कितना बदलाव आ रहा है और बिना इंटरवेंशन के क्या वो बदलाव रहता है या क्या परफॉर्मेंस में कोई अंतर हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम अलग अलग इंटरवेंशन टेक्निक्स को या अलग अलग जो स्ट्रेटजीज हैं उनको इवेल्युएट करते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके बाद हम बात करेंगे क्लिनिकल इंटरव्यूज एंड केस स्टडी मेथड की। यूजुअली ये जो टेक्निक्स हैं ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस इसमें किए जाते हैं विद्यार्थियों से या उस तरह के पार्टिसिपेंट्स जो भी इसमें भाग लेते हैं, और उनकी बहुत जो बेसिक डिटेल्स हैं, उनकी ओवरऑल जो हम कह सकते हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री है, उनकी जितनी भी उनसे सूचनाएं उनसे संबंधित हैं, उनके पर्टिकुलर केस से या उनकी लाइफ से उनकी केस हिस्ट्री वो बनाई जाती है यहाँ पर। और इसके बाद ये समझने का प्रयास किया जाता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उस इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को या उसकी लर्निंग को या उसके ओवरऑल जो बिहेवियर है उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो इस तरह से क्लिनिकल इंटरव्यूज या केस स्टडीज भी उपयोग में लाई जाती हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्षेत्र में। देन एथनोग्राफी, और एथनोग्राफी इज बेसिकली अबाउट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, और इसमें यह प्रयास किया जाता है कि नेचुरल सेटिंग में चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाए या वहां पर उसको देखा जाए ताकि जो रियलिटी है यानी जो रियल पर्सपेक्टिव है उसको, उसके बारे में हमें जानकारी मिल सके। क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब हम किसी से भी उसके कॉन्टेक्स्ट के बाहर जब उससे हम मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति वहाँ सचेत हो जाता है या वो अपना रियल बिहेवियर नहीं करता है क्योंकि वो रियल सेटिंग में नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो हम कह सकते हैं कि एथनोग्राफिक जो स्टडीज़ होती हैं उसमें रियलिटी के साथ यानी कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में रियल लाइफ में हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की इसमें बात होती है नेचुरल सेटिंग में। तो ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि अलग अप्रोच है। यूजुअली ये अप्रोच एंथ्रोपोलॉजी में ज़्यादा यूज़ होता है, परंतु एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्षेत्र में भी चूंकि हमें टीचर्स का रियल पर्सपेक्टिव, जो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है, स्टूडेंट्स का रियल पर्सपेक्टिव, उन सभी को अगर हमें समझना है या उसके बारे में एक बेहतर हमें अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनानी है, देन एथनोग्राफी इज ऑल्सो अ गुड टेक्निक, अ गुड मेथड विच मे बी यूज्ड एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। देन लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, ये देखा गया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में टाइम बेस्ड स्टडीज की जाती हैं। सिंस एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो इंटरेस्ट एरिया है वो स्टूडेंट्स होते हैं यानी विद्यार्थी, और विद्यार्थी जो कि डेवलपिंग एज में होते हैं यानी कि वो ग्रो करते हैं इस पूरे ड्यूरेशन में, वो एक चाइल्ड से एक एडल्ट की तरफ बढ़ते हैं, और एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य है उसको भी यही माना गया है दैट टू ट्रांसफॉर्म अ चाइल्ड इनटू अ परफॉर्मिंग एंड वेल फंक्शनिंग एडल्ट। तो इस तरह की जो पूरी अवधारणा है उसमें लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल दोनों ही तरह की स्टडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में एक ही बच्चे को यानी एक ही तरह के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए उनका अध्ययन किया जाता है। यानी अगर हम यूं कहें कि किसी एक बच्चों के ग्रुप को, अगर 20 बच्चों के ग्रुप को स्टडी किया जा रहा है, देन फॉर 10 years दे विल बी स्टडीड, अगेन दोज 20 स्टूडेंट्स विल बी स्टडीड और ऑब्जर्व फॉर 10 years। तो ये लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन हुआ जिसमें हम उन्हीं इंडिविजुअल्स को लंबे समय तक ऑब्जर्व करेंगे।
जबकि अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन की, तो यहाँ पर समय की थोड़ी बचत की जाती है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब लंबे समय तक किसी को हम अपनी स्टडी में रखने का प्रयास करते हैं तो ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस तरह की स्टडीज़ जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होती हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं और वो बहुत डिमांडिंग स्टडीज़ होती हैं। तो अमूमन इस तरह की स्टडीज़ को करना बार बार संभव नहीं होता। तो इसलिए क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में यूजुअली अलग अलग ग्रुप के, जैसे हम कह सकते हैं कि चिल्ड्रेन ऑफ 5 years, 10 years एंड 15 years, एट द सेम टाइम दे विल ऑल बी स्टडीड, यानी कि एक ही समय में हम 5 साल के बच्चों का भी अध्ययन करेंगे, 10 साल के बच्चों का भी अध्ययन करेंगे और 15 साल के बच्चों का भी अध्ययन करेंगे। और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इनके बीच में बिहेवियरल डिफरेंसेस हैं, किस तरह से ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, इनकी लर्निंग किस तरह से हो रही है, इनकी जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, इस प्रकार की जो भी हमारी स्टडी होगी उसके आधार पर हम इस तरह की क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन में इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जितनी भी रिसर्च मेथड्स हैं, या जो हमने कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्षेत्र में जो हम यूज़ करते हैं मेथड्स, वो इन सभी मेथड्स में से कोई भी मेथड्स हो सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो जैसी हमारी नीड होगी उसके आधार पर हम मेथड्स वहाँ पर यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग प्यूपिल एंड क्लासरूम फंक्शनिंग। जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जो विद्यार्थी है और उसकी जो ओवरऑल क्लास फंक्शनिंग है, यानी वो एक क्लास के अंदर किस प्रकार से व्यवहार करता है, उसको समझने का जब हम प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर सर्वप्रथम जो साइकोलॉजी का जो सबसे बड़ा जो एक कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन रहा, जो शुरुआती दौर से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, यानी अराउंड 1905, जब पहली बार जो बिने साइमन का जो परीक्षण था अबाउट इंटेलिजेंस, वो जब इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ IQ वॉज गिवन, और इसमें जो इंटेलिजेंस कोशेंट है इसकी बात जब होती है तो अगेन यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं इंडिविजुअल्स की, स्टूडेंट्स की, उसके आधार पे हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि उनकी ओवरऑल जो डिमांड्स होंगी इन टर्म्स ऑफ देयर लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशनल सेटिंग, वो क्या होंगी, किस तरह से वो इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प करेंगे। तो उनकी ओवरऑल जनरल मेंटल एबिलिटी की, उनकी इंटेलिजेंस की बात होती है, उनकी टेस्टिंग की बात होती है। और इसके साथ ही साथ जो अलग अलग मॉडल्स हैं इंटेलिजेंस के, वो भी इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं इसको समझने के लिए। उसमें हम देखते हैं कि स्पीयरमैन के द्वारा जो जनरल मेंटल एबिलिटी की बात की गई, यानी G फैक्टर की, और एक स्पेसिफिक एबिलिटीज़ की जो उन्होंने बात की थी, तो यहाँ पर जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि सभी के अंदर एक बेस मेंटल एबिलिटी सभी के अंदर मौजूद है, और वो कहीं ना कहीं उनके इंटेलिजेंस को दर्शाता है, ऐसा स्पीयरमैन का मानना था। इसके बाद मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट विच वॉज प्रपोज्ड बाय गार्डनर। तो गार्डनर ने ये कहा कि हर इंडिविजुअल के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती हैं, यानी उसके अंदर अलग अलग तरह की, अलग अलग क्षेत्रों की उसके पास इंटेलिजेंस मौजूद होती है। और इसके बाद स्टर्नबर्ग ने एक और जो इंटेलिजेंस की थियरी जो प्रपोज की थी, दैट वाज ट्रायर्किक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें उन्होंने 3 प्रकार के प्रमुख इंटेलिजेंसेस की बात की, जिसमें एक होता है एनालिटिकल एबिलिटी, देन क्रिएटिव एबिलिटी एंड फाइनली प्रैक्टिकल एबिलिटी और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग ने अपने इस सिद्धांत में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया था दैट वाज ऑन प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, और इसलिए उनके इस सिद्धांत को काफ़ी सराहा भी गया उनके इस प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के फोकस की वजह से। देन वी फाइनली कम टू इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस अपने आप में ये दर्शाता है कि हम कितने एबल हैं इन यूजिंग, अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोलिंग आवर इमोशंस एंड ऑल्सो इन अंडरस्टैंडिंग, मैनिपुलेटिंग अदर्स इमोशंस एज वेल। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है,
एक इंडिविजुअल की जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को, चाहे वो एजुकेशनल सेटिंग में हो, चाहे वो स्कूल सेटिंग में हो, चाहे वो क्लासरूम के अंदर हो, चाहे वो जब वो टीचर से इंटरेक्ट करता है, या फिर वो अपने पीयर ग्रुप यानी अपने क्लासमेट्स के साथ जब वो इंटरेक्ट करता है, या इवन कि वो अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर्स से जब इंटरेक्ट करता है, या सोसाइटी में भी जब वो कभी किसी के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वहाँ पर उसका इमोशनल इंटेलिजेंस उसको बहुत हेल्प करता है। यदि वो इंडिविजुअल अपने इमोशनल इंटेलिजेंस उसके अंदर अच्छा है, देन द इंडिविजुअल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यूज द इमोशंस फॉर हिज और हर ओन बेनिफिट, यानी कि वो अपने फायदे के अनुसार अपने इमोशंस को समझेगा और उस समझ के अनुसार वो अपने इमोशंस का जो कंट्रोल होगा उसके अपने हाथ में होगा, और कहीं ना कहीं वो दूसरों के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप बनाने में, उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इंटरेक्ट करने में वो सक्षम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले अपने टॉपिक की, विच इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द स्कूल अचीवमेंट। और जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं जो स्कूल अचीवमेंट को प्रभावित करते हैं, देन इसमें जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है विच इज रिलेटेड टू फैमिली, यानी कि परिवार से संबंधित जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरह से हमारी स्कूल अचीवमेंट को, एक स्टूडेंट की स्कूल अचीवमेंट को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम यहां चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, और जैसा कि इसके नाम से ही विदित है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इज अबाउट द फैमिलीज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, उनका जो सोशल लेवल है, जो इकोनॉमिक लेवल है, क्योंकि सोसाइटीज़ में, बहुत सारी सोसाइटीज़ में विद इन द सोसाइटी एक स्ट्रेटिफिकेशन है, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो या क्लास हो, तो इस प्रकार का जो स्टेटस होता है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल इन इन्फ्लुएंसिंग द स्कूल अचीवमेंट। और इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर लो है, देन ऑब्वियसली जो स्कूल अचीवमेंट होगा वो इंडिविजुअल्स का यानी स्टूडेंट्स का वो भी लो होने के उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर हाई है, देन जो स्कूल अचीवमेंट होगा उसके भी हाई होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट हाई और लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो हाई और लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर हाई है तो स्कूल अचीवमेंट हाई होगा, या लो है तो स्कूल अचीवमेंट लो ही होगा, बिकॉज अभी बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे जिनको हम देखेंगे, जिनके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। वो सभी फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो ओवरऑल ये सारे फैक्टर्स मिल करके कहीं ना कहीं स्कूल अचीवमेंट को प्रभावित करते हैं। इसके बाद पेरेंटल एजुकेशनल लेवल, यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनका एजुकेशनल लेवल, अगर पेरेंट्स हाईली एजुकेटेड हैं देन जो चिल्ड्रन का स्कूल अचीवमेंट होगा दैट विल बी ऑल्सो हाई, वेयर एज जिनके पेरेंट्स कम पढ़े लिखे होते हैं या उनका एजुकेशनल लेवल लो होता है, वो उनका स्कूल अचीवमेंट इट सीम्स टू बी लो। यानी कि अगेन यहाँ पर फिर वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ दैट वी डू नॉट हैव टू थिंक लाइक दिस कि जिसके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है या हाई एजुकेशन जिनके पास नहीं है उनके बच्चों की भी जो स्कूल अचीवमेंट होगी वो लो होगी। तो इस तरह की जो धारणा है वो हमें नहीं बनानी है, बट यहाँ पर ये फैक्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं वो फैसिलिटेट करते हैं, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो, चाहे वो पेरेंटल एजुकेशनल लेवल हो, ये सभी एक फैसिलिटेटर हम कह सकते हैं कि उसके तौर पर कार्य करते हैं और स्कूल अचीवमेंट की जो उसकी प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ाते हैं। देन फैमिली साइज एंड स्ट्रक्चर, स्मॉल फैमिली साइज हैज़ बीन फाउंड टू बी पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद स्कूल अचीवमेंट, क्योंकि अगर फैमिली साइज स्मॉल होगा तो जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ज़्यादा अच्छे से होगा, यानी वो बच्चों के ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उनको ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो इस वजह से स्मॉल फैमिली साइज इज़ पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद स्कूल अचीवमेंट। देन होम एनवायरनमेंट, होम एनवायरनमेंट की जब बात होती है तो ये एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पर
किसी भी बच्चे के, किसी स्टूडेंट के घर का माहौल कैसा है, यानी एक पीसफुल एनवायरनमेंट, एक काम एनवायरनमेंट, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट, अगर इस तरह का उसको घर में एनवायरनमेंट मिलता है तो उस तरह के बच्चों का जो स्कूल अचीवमेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी हायर या बेटर। लेकिन अगर कोई ऐसा घर है जहाँ पर देयर इज़ डिस्टर्बेंस और वायलेंस, तो इस प्रकार का जो घर होगा या इस प्रकार का जो होम एनवायरनमेंट होगा उसमें ऑब्वियसली स्कूल अचीवमेंट के लो होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद कम्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी कि बच्चे के और उसके माता पिता के बीच में जो संबंध हैं वो कैसे हैं, ये भी, इस पर भी डिपेंड करेगा उसका स्कूल अचीवमेंट। इफ़ द पेरेंट एंड चिल्ड्रन आर हैविंग वार्म रिलेशनशिप और वो एक दूसरे से बहुत शेयरिंग उनकी है, देन स्कूल अचीवमेंट विल बी, उसका जो प्रभाव होगा स्कूल अचीवमेंट पर वो बेहतर होगा। यानी कि इस तरह के पेरेंट्स जो अपने बच्चों के साथ बेहतर तरीके से अब इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ एक वार्म रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, उनके ऊपर बेहतर ध्यान देते हैं, इस तरह के जो जहाँ पर फैमिली एनवायरनमेंट होगा, जहाँ पर इस तरह की पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगी, वहाँ पर स्कूल अचीवमेंट जो होगी वो बेटर होगी। देन वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और अगेन यहाँ पर जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस is usually associated with high level of school achievement, but यहाँ पर again there is a caution, because जैसे हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की थी, that individuals who are high in emotional intelligence, they are better in interacting with others, understanding others and maintaining good relationship विद अदर्स। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं खुद को भी बेहतर तरीके से समझते हैं, दूसरों के साथ बेहतर तरीके से वो पेश आते हैं, तो इस वजह से भी जो उनका ओवरऑल जो अचीवमेंट होगा दैट विल बी बेटर। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस में इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसका प्रेजेंट होना या बेहतर होना ज़रूरी है फॉर ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट। इसके बाद हम बात करते हैं एटीट्यूड की, एंड द एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट, यानी जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है उसकी जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स एजुकेशन, टुवर्ड्स स्कूल, टुवर्ड्स लर्निंग, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि यदि वो स्टूडेंट पॉजिटिव है टुवर्ड्स द लर्निंग प्रोसेस और टुवर्ड्स द एजुकेशन प्रोसेस, देन उसका जो ओवरऑल स्कूल अचीवमेंट होगा वो बेटर होगा। देन कम्स मोटिवेशन, एंड मोटिवेशन एक ऐसा एस्पेक्ट है विच ड्राइव्स अस टुवर्ड्स द पर्टिकुलर बिहेवियर, या हमारे वो जो बिहेवियर है उसको एनर्जाइज करता है। तो मोटिवेशन का ये जो क्वालिटी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू स्कूल अचीवमेंट। और हमारे उस पर्टिकुलर बिहेवियर को, यानी कि जो लर्निंग या स्कूल को अटेंड करना या स्कूल में वेरियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, टीचर्स को अटेंटिवली सुनना, अपना क्लास वर्क का टाइम पे पूरा किया जाना, और जो भी असाइनमेंट्स बच्चे को मिलते हैं वो उसको पूरी मेहनत के साथ पूरे ऑन द टाइम उसको पूरा करता है। तो इस तरह के जितने भी सारे उसके बिहेवियर्स हैं विच आर अल्टीमेटली गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर स्कूल अचीवमेंट, तो या एकेडमिक अचीवमेंट, तो इस तरह के जितने भी बिहेवियर्स हैं उनको एनर्जाइज करता है मोटिवेशन, एंड ऑल्सो मेंटेन्स सच काइंड ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मोटिवेशन अगर हायर होगा ऑफ द इंडिविजुअल, ऑफ द स्टूडेंट, देन ऑब्वियसली जो उसका स्कूल अचीवमेंट होगा या उसका एकेडमिक अचीवमेंट होगा दैट विल ऑल्सो बी बेटर। देन कम्स हेल्थ। हेल्थ एक ऐसा क्राइटेरिया है विच इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, बिकॉज स्टूडेंट्स दोज हु आर नॉट हेल्दी वो कहीं ना कहीं क्लासेस को मिस करेंगे, वो टाइम पर स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे, या स्कूल वो साल भर में बहुत ज़्यादा उनका एब्सेंटिज्म होगा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो अपने फुल पोटेंशियल यानी फिजिकल अगर वो फिट नहीं है और हेल्दी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो बच्चे हैं उनका क्लासरूम में, टीचिंग प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में उनका पूरी तरह से जो ध्यान होगा वो नहीं लग पाएगा, और इस वजह से जो उनकी हेल्थ है कहीं ना कहीं वो एक क्रिटिकल फैक्टर के तौर पर यहाँ पर होती है, और उनकी हेल्थ जो है
वो उनके स्कूल अचीवमेंट या एकेडमिक अचीवमेंट को प्रभावित करेगी। देन कम्स पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें कि इंडिविजुअल्स का जो रिलेटिवली परमानेंट ट्रेट्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं हु आर नेचुरली मोर स्टूडियस, या वो ज़्यादा पढ़ने लिखने में उनका ज़्यादा मन लगता है। और इस प्रकार के जैसे यूजुअली देखा गया है कि जो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं वो सेल्फ में ज़्यादा कंटेंट रहते हैं, वो खुद से ज़्यादा उनका अपना जो फोकस होता है वो अपने सेल्फ पे ज़्यादा होता है, वो अलोन टाइम ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यूजुअली इस तरह के जो स्टूडेंट्स होंगे दे मे बी वो अपनी स्टडीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे या ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इस तरह से पर्सनैलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन ओवरऑल स्कूल अचीवमेंट। देन वी टॉक अबाउट स्कूल कैरेक्टरिस्टिक्स, और स्कूल कैरेक्टरिस्टिक में जो 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसमें एक है स्टूडेंट टीचर रेशियो, यानी कि जो क्लासरूम के अंदर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर पर टीचर। तो इस तरह का जो रेशियो है वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है ये देखने के लिए कि जो ओवरऑल जो टीचर का ध्यान होगा स्टूडेंट्स के ऊपर, टीचर कितना हर स्टूडेंट को टाइम दे पाएगा या कितना उसको अटेंड करेगा या उसकी एक्टिविटीज़ को कितना ऑब्जर्व करेगा, ये सभी इस पर डिपेंड करता है। इसलिए स्टूडेंट टीचर रेशियो जितना ही ऑप्टिमम होगा, और यूजुअली इट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन सेवरल स्टडीज़, और ये अलग अलग स्टडीज़ में अलग अलग इसको रिपोर्ट किया गया है। हालांकि जो एक्सेप्टेड नॉर्म है दैट इज़ 1:16, यानी कि ये सबसे बेटर ज़्यादातर रिसर्चेज में माना गया है दैट 1:16 इज़ द ऑप्टिमम रेशियो, यानी कि एक क्लास में पर टीचर अगर 16 स्टूडेंट्स होंगे देन दैट रेशियो विल बी गुड फॉर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। देन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग, क्लासरूम, लाइब्रेरी और वॉशरूम फैसिलिटीज़ या प्लेग्राउंड्स और इस तरह की कंप्यूटर लैब फैसिलिटीज़, इस प्रकार की जितनी भी एमेनिटीज़ हैं या फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं इन द स्कूल, वो भी बहुत क्रिटिकल होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं इन द ओवरऑल एकेडमिक अचीवमेंट और स्कूल अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट। देन क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड टीचर्स, दैट विद इन द स्कूल जो टीचर्स हैं अगर वो क्वालिफाइड हैं एंड प्रॉपरली ट्रेंड हैं देन उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए वो ज़्यादा बेहतर तरीके से स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करेंगे, उनके बिहेवियर को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, एंड ऑल्सो दे विल बी गुड इन इम्पार्टिंग नॉलेज इन द स्टूडेंट्स विद इनोवेटिव वेज। तो इस तरह के जो क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड टीचर्स हैं उनकी प्रेजेंस भी बहुत हद तक स्टूडेंट्स की ओवरऑल एकेडमिक अचीवमेंट को या स्कूल अचीवमेंट को हम कह सकते हैं कि बढ़ावा देती है। देन कम्स क्लासरूम मैनेजमेंट। विद इन द स्कूल जो क्लासरूम का मैनेजमेंट है, यानी कि वो चाहे वो क्लास का साइज़ हो या क्लास के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ चाहे वो जो क्लासरूम के अंदर टीचिंग का जो इंटरेक्शन है विद द स्टूडेंट्स, इस प्रकार के जितने भी क्लासरूम मैनेजमेंट हैं, चाहे उसमें बच्चों के ग्रुप्स बना के उनको एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए या एक दूसरे के साथ ग्रुप बना के किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं या जो इस तरह का एनवायरनमेंट है विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड इन द क्लासरूम, तो ये सब भी मैटर करता है ओवरऑल एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड स्कूल कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर ऑल क्रूशियल फॉर द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। और ये सभी फैक्टर्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से भी इंटरेक्ट करते हैं और ये सारे फैक्टर्स मिल करके ओवरऑल जो स्कूल अचीवमेंट है उसको हम कह सकते हैं कि प्रभावित करते हैं। और ये भी अक्सर देखा गया है कि दैट देयर विल बी एक्सेप्शंस, यानी कि ऐसे एक्सेप्शंस भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर कि स्टूडेंट्स को नेगेटिव बहुत सारे उनके पास हम कह सकते हैं कि उनके जो सर्कमस्टांसेस होंगे वो नेगेटिव होंगे, बावजूद उसके दे विल बी गुड इन स्कूल्स और दे विल बी गुड इन देयर एकेडमिक अचीवमेंट। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं उनके जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, चाहे वो मोटिवेशन हो या पर्सनैलिटी हो या उनका एटीट्यूड हो या इंटेलिजेंस हो, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्शनल जो सर्कमस्टांसेस होंगे उनमें भी स्टूडेंट्स अच्छा कर सकते हैं, बट जो हमने बातचीत अभी की उसका मुख्य उद्देश्य ये समझना था कि ऑन एन एवरेज ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कौन से फैक्टर्स उनकी ओवरऑल स्कूल अचीवमेंट को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से
हमने अपने इस डिस्कशन को यहाँ पर इसमें इस बात को समझने का प्रयास किया। देन आज के अपने इस सत्र को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और अपने अगले सत्र में हम अपनी एजुकेशनल साइकोलॉजी के फील्ड में अपनी इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। आज के इस सत्र को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।